हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर निशा बंसल, सहायक आचार्य EAFM। स्वागत है आपका ज्ञान दूत 2 प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध विषय के अंतर्गत। पेपर है अपना मौद्रिक एवं बैंकिंग प्रणाली। आज का अपना टॉपिक है भारत की वर्तमान मौद्रिक एवं करेंसी व्यवस्था, प्रेजेंट मॉनेटरी एंड करेंसी सिस्टम इन इंडिया। भारतीय जो मौद्रिक व्यवस्था है, करेंसी व्यवस्था है वर्तमान में, वो क्या है, किस प्रकार से कार्य कर रही है, इसके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो इसी प्रकार से बात को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं हम। आज के वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे भारतीय मौद्रिक व्यवस्था का आंतरिक रूप, मौद्रिक व्यवस्था की विशेषताएं, वर्तमान भारतीय मुद्रा प्रणाली के गुण और वर्तमान चलन पद्धति के दोष, अवगुण या कमियों के बारे में आज हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं भारतीय मौद्रिक व्यवस्था के आंतरिक रूप के बारे में पढ़ने से। सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत की वर्तमान व्यवस्था क्या है। देश में वर्तमान मौद्रिक व्यवस्था का उत्तरदायित्व रिजर्व बैंक पर है, जो देश का केंद्रीय बैंक है। वही मुद्रा का प्रबंध एवं नियंत्रण करता है। भारत में अन्य देशों की तरह सिक्के एवं पत्र मुद्रा का प्रचलन है। रुपया हमारी प्रमुख मुद्रा है। रुपया हिसाबी मुद्रा है। वस्तुओं के मूल्य मापन का कार्य उसी के द्वारा किया जाता है और वही विनिमय माध्यम के रूप में कार्य करता है। सहायक मुद्रा के रूप में छोटे छोटे सिक्कों का प्रचलन भी देश में पाया जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमारे देश की जो वर्तमान मौद्रिक व्यवस्था है उसका संचालन पूर्ण रूप से RBI पर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि देश का केंद्रीय बैंक है, तो संचालन पूर्ण रूप से रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। देश में मुद्रा और साख की व्यवस्था संपूर्ण रूप से प्रबंध करना, मुद्रा का और नियंत्रण करना RBI पर निर्भर करता है। देश में पत्र मुद्रा और सिक्के चलन में हैं। पत्र मुद्रा और सिक्के चलन में हैं। रुपया हमारे देश की प्रधान मुद्रा है। सारे हिसाब किताब, चाहे विनिमय का माध्यम हो, कोई भी लेन देन है, वो सारे कार्य रुपए के माध्यम से ही हमारे द्वारा संपन्न किए जाते हैं। और रुपए के साथ साथ सहायक मुद्रा के रूप में छोटे भुगतानों के लिए सिक्कों का प्रचलन भी देश में किया गया है। तो इस प्रकार से रुपया और सिक्के ये हमारे देश में मुद्रा व्यवस्था के अंतर्गत, करेंसी व्यवस्था के अंतर्गत चलन में है। नेक्स्ट देखते हैं मौद्रिक व्यवस्था की विशेषताएं। देश में जो मौद्रिक व्यवस्था है उसमें क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं, उसमें देखते हैं हम। सबसे पहले पत्र मुद्रा निर्गमन की न्यूनतम कोष प्रणाली। न्यूनतम कोष प्रणाली क्या है? देखिए, हमारे देश में जो पत्र मुद्रा का निर्गमन सरकार के द्वारा किया जाता है, उसके अंतर्गत सरकार द्वारा न्यूनतम कोष प्रणाली को अपनाया गया है। न्यूनतम कोष प्रणाली क्या है? यानी कि जब पत्र मुद्रा का निर्गमन किया जाएगा तो उसके पीछे एक न्यूनतम कोष रखा जाएगा। उस न्यूनतम कोष को रखने के पश्चात कितनी भी मात्रा में सरकार चाहे तो मुद्रा का निर्गमन कर सकती है। यहाँ पर ये जो न्यूनतम कोष सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है वो है 200 करोड़ रुपए मूल्य का। यहाँ पर 200 करोड़ रुपए के अंतर्गत 115 करोड़ रुपए मूल्य का सोना रखना पड़ता है और 85 करोड़ रुपए मूल्य की विदेशी प्रतिभूतियाँ कोष में रखकर किसी भी समय कितनी भी मात्रा में मुद्रा का निर्गमन सरकार द्वारा किया जा सकता है। न्यूनतम कोष पद्धति से पहले, यानी कि बिफोर 1957 देश में आनुपातिक कोष पद्धति प्रचलन में थी। उसके अंतर्गत एक अनुपात के आधार पर कोष रखे जाते थे और उसके पश्चात मुद्रा का निर्गमन किया जाता था। तो यहाँ पर हम देखते हैं न्यूनतम जो पत्र मुद्रा की वर्तमान व्यवस्थाएं चलन में है मौद्रिक व्यवस्था के अंतर्गत। तो वहाँ पर देखिए, आप फर्स्ट कहता है कि पत्र मुद्रा निर्गमन की न्यूनतम कोष प्रणाली। 1957 से भारत में नोट निर्गमन की न्यूनतम कोष प्रणाली प्रचलन में है, जिसके अंतर्गत नोट निर्गमन के लिए न्यूनतम कोष 200 करोड़ रुपए निर्धारित है, जिसमें 115 करोड़ रुपए का स्वर्ण एवं शेष 85 करोड़ रुपए मूल्य की विदेशी प्रतिभूतियां रखी जाती है। और इसके पश्चात सरकार कितनी भी मात्रा में आवश्यकता अनुसार नोटों का निर्गमन कर सकती है।
नेक्स्ट विशेषता हम देखते हैं, रुपया देश की प्रधान मुद्रा है। हमारे देश की प्रधान मुद्रा रुपया है और वो असीमित रूप से विधिग्राह्य है। असीमित विधिग्राह्य का मतलब है जिसे कितनी भी मात्रा में स्वीकार करने की अनिवार्यता है, कानूनी बाध्यता है। कोई भी व्यक्ति रुपए में भुगतान स्वीकार करने के लिए मना नहीं कर सकता, उसे इंडियन करेंसी में, भारतीय रुपए में भुगतान स्वीकार करना ही पड़ेगा। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसे अन्य व्यक्ति, भुगतान करने वाला व्यक्ति कानूनी रूप से बाध्य कर सकता है। तो इसका मतलब है कि देश में हमारे प्रधान मुद्रा के रूप में रुपया चलन में है और कोई भी व्यक्ति उसे लेने से मना नहीं कर सकता। यहाँ पर नेक्स्ट विशेषता हम देखते हैं, प्रचलन में पत्र मुद्रा। भारत में पत्र मुद्रा के अंतर्गत 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 और 2000 रुपये के नोट प्रचलन में हैं। नोटों का निर्गमन न्यूनतम कोष प्रणाली द्वारा होता है। हमारे देश में पत्र मुद्रा प्रचलन में है, जितने भी लेन देन किए जाते हैं पत्र मुद्रा के माध्यम से ही किए जाते हैं। और देश में चलन में जो नोट है वो है 1 रुपया, 2 रुपया, 5, 10, 20, 50, 100, 500 और 2000 रुपये के नोट प्रेजेंट में चलन में है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि 1000 रुपये का नोट जो चलन में था वो सरकार द्वारा बंद कर दिया गया था, चलन से बाहर कर दिया गया था। यहाँ पर तो वर्तमान में ये जो नोट हैं वो ही चलन में रह गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक विशेष बात यह है कि आरबीआई को 10,000 रुपये तक के नोट निकालने का अधिकार प्राप्त है। वो 10,000 रुपये तक के नोट भी निकाल सकता है। पहले 5,000 और 10,000 के नोट भी चलन में थे। तो इस प्रकार से विमुद्रीकरण के अंतर्गत, डीमोनेटाइजेशन के अंतर्गत उनको भी बंद किया गया था। और जो गत डीमोनेटाइजेशन हमारे देश में हुआ है उसमें 1,000 रुपये के नोट को बंद कर दिया गया था। तो वर्तमान समय में ये सारी नोट हमारे देश में प्रचलन में हैं। नेक्स्ट देखिए, सहायक सिक्के एवं दाशमिक प्रणाली। भारत में सहायक सिक्कों की ढलाई दाशमिक प्रणाली के अनुसार की जाती है। भारतीय रुपए को 100 पैसों में बांटा गया है। यह सभी सांकेतिक सिक्के हैं, यानी कि दाशमिक प्रणाली प्रचलन में है 10 के आधार पर, जहाँ पर 100 पैसे के आधार पर हमने रुपए को बांटा है। 100 पैसे आप देखिए, 1 पैसे, 2 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, 50 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपये के सिक्के हमारे यहाँ प्रचलन में थे। और इसी दाशमिक प्रणाली के आधार पर 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपये, 10 रुपये तक के सिक्के हमारे देश में प्रचलन में हैं। यहाँ पर आप देखिए कि सभी सिक्के सांकेतिक सिक्के हैं, यानी कि इनका आंतरिक मूल्य और बाह्य मूल्य बराबर नहीं है। और साथ में जो 1 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 50 पैसे के सिक्के हैं वो असीमित विधिग्राह्य हैं। उनको कितनी भी मात्रा में भुगतान स्वीकार करने के लिए व्यक्ति बाध्य है। लेकिन इससे छोटे सिक्के, चूँकि 25 पैसे का सिक्का भी बंद कर दिया गया है और इससे छोटे जो सिक्के चलन में थे 1 रुपये से, 2 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे और 25 पैसे, ये सभी सरकार द्वारा बंद कर दिए गए हैं। लेकिन ये छोटे सिक्के भी प्रचलन में थे। यहाँ पर जो फुटकर सौदों के लिए हल्की घटिया धातु के सिक्के प्रचलित किए जाते हैं। ये सब सिक्के हमारे देश की जो प्रधान मुद्रा रुपया है उसके सहायक के रूप में चलन में लाए गए हैं। और ये सब घटिया धातु के सिक्के हैं जो छोटे भुगतानों के लिए काम में लिए जाते हैं ताकि भुगतान आसानी से किए जा सकें। इस आधार पर इनका निर्गमन किया गया है। जनरली हम देखें सामान्य रूप से तो सहायक मुद्रा का निर्गमन इसीलिए किया जाता है कि वो मेन मुद्रा, जो मुख्य मुद्रा है, उसके सहायक के रूप में कार्य करे। उसके अंतर्गत जो भी भुगतान में असुविधा हो उनको निपटाने के लिए सहायक मुद्रा का उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर भारतीय मुद्रा प्रणाली के क्या गुण हैं। वर्तमान समय में हमारे देश में जो भारतीय मुद्रा प्रणाली चलन में है उसमें क्या क्या गुण है। सबसे पहला गुण है पर्याप्त लोचदार, एकदम फ्लेक्सिबल है। हमारे देश की जो चलन व्यवस्था है, मुद्रा प्रणाली है, वो देश की परिस्थितियों के अनुकूल है। उसमें देश की परिस्थितियों के अनुकूल आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है, समायोजन किया जा सकता है। तो यहाँ देखिए, देश की विकासशील परिस्थितियों के कारण मुद्रा की मात्रा में वृद्धि की पर्याप्त व्यवस्था है, क्योंकि न्यूनतम कोष प्रणाली से
अब केवल 200 करोड़ रुपए के स्वर्ण एवं विदेशी प्रतिभूतियों के कोष के आधार पर कितनी भी मुद्रा निकाली जा सकती है। यहाँ पर देखिए, चूँकि हमारा देश विकासशील देश है, विकास की परिस्थितियों के कारण उसे अधिक मात्रा में विकास के लिए पैसे की आवश्यकता है और हमारे देश में जो चलन व्यवस्था है, मुद्रा व्यवस्था देश ने अपनाई है, उसके अंतर्गत न्यूनतम कोष प्रणाली अपनाई गई है, जिसमें 200 करोड़ रुपए मूल्य का स्वर्ण रखकर, 200 करोड़ रुपए मूल्य के कोष रखकर कितनी भी मात्रा में मुद्रा का निर्गमन किया जा सकता है। तो देश की परिस्थितियों को देखते हुए मुद्रा प्रणाली समायोजनशील है, हमारे देश में आवश्यकता के अनुसार मुद्रा का निर्गमन किया जा सकता है। तो इस प्रकार भारतीय मुद्रा प्रणाली में पर्याप्त लोच विद्यमान है। नेक्स्ट देखते हैं विशेषता मितव्ययितापूर्ण। मितव्ययितापूर्ण का मतलब है कम खर्चीली होना, जिसमें खर्च कम लगे, मितव्ययी हो, खर्चा कम करे। तो यहाँ पर देखिए, यह प्रणाली कम खर्चीली है क्योंकि कुल मुद्रा की मात्रा को देखते हुए रिजर्व स्वर्ण कोष बहुत ही कम है तथा नोटों का छापना सरल है और उनमें घिसाई का नुकसान नहीं होता। देखिए, हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश की जो चलन व्यवस्था है, मौद्रिक व्यवस्था है, वो बहुत मितव्ययितापूर्ण है, उसमें खर्चा कम आता है। चूँकि नोटों के निर्गमन में खर्चा कम आता है, धातुओं की घिसाई नहीं होती, धातुओं की बचत हो जाती है, साथ ही मुद्रा के निर्गमन के पीछे स्वर्ण कोष की मात्रा भी बहुत कम रखने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से बहुत ही कम खर्चीली देश की मुद्रा प्रणाली है, तो इसे हम मितव्ययितापूर्ण यहाँ पर कह सकते हैं। तो मितव्ययिता का गुण भी इसमें विद्यमान है। नेक्स्ट देखते हैं हम, इसके अंतर्गत अगली विशेषता है वैधानिकता। भारतीय करेंसी व्यवस्था का संचालन एवं नियंत्रण करने के संबंध में पर्याप्त वैधानिक व्यवस्था है। रिजर्व बैंक की स्थापना एक विशेष कानून से करके उसे नोट निर्गमन का काम सौंपा गया है। देखिए, जब तक किसी भी देश की करेंसी व्यवस्था में वैधानिकता का गुण विद्यमान नहीं होता, तब तक वो करेंसी व्यवस्था सफल नहीं हो सकती। और हमारे देश की जो करेंसी व्यवस्था है, मौद्रिक व्यवस्था है, वो पर्याप्त वैधानिक आधारों पर स्थापित की गई है। देश में मुद्रा के चलन का या मुद्रा से संबंधित जितना भी प्रबंध करना है, नियंत्रण करना है, वो सारे अधिकार देश के रिजर्व बैंक को दिए गए हैं। और रिजर्व बैंक की स्वयं की स्थापना एक विशेष कानून के अंतर्गत की गई है। आप यहाँ पर मैं बता दूँ, आरबीआई की स्थापना आरबीआई रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अंतर्गत की गई थी और 1 अप्रैल 1935 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कार्य करना प्रारंभ किया था। यहाँ पर ये भी ध्यान दीजिए, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक का पूर्ण रूप से राष्ट्रीयकरण किया गया और तब से वो पूर्ण रूप से सरकारी बैंक कहलाता है। ये ध्यान रखने वाली बातें इसलिए है, इस वीडियो में जो भी जानकारी दी गई है ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको आप ध्यान से देखें और समझें। तो यहाँ पर भारतीय करेंसी व्यवस्था में वैधानिकता का गुण बहुत ही अच्छी तरह से पाया जाता है, वैधानिकता का गुण पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, जन विश्वास। देखिए, जब तक जनता का विश्वास मौद्रिक प्रणाली में नहीं है, तब तक मौद्रिक प्रणाली सफल नहीं हो सकती। और जनता का विश्वास कब होगा? जब सरकार की नीतियाँ उपयुक्त हो, सरकार अच्छे से कार्य कर रही है, सरकार की चलन व्यवस्था अच्छी है, तो जनता का विश्वास उसमें रहेगा। जब जनता का विश्वास सरकार में रहेगा तो देश की मौद्रिक व्यवस्था या करेंसी व्यवस्था भी सुचारू रूप से संचालित रहेगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भारत की मौद्रिक प्रणाली में जनता का पूरा विश्वास है। जनता का विश्वास सरकार की सुदृढ़ आर्थिक और मौद्रिक नीति पर निर्भर करता है। भारत सरकार की आर्थिक नीतियाँ समाजवाद की स्थापना, पूर्ण रोजगार, आर्थिक विकास तथा मूल्य स्थिरता से प्रेरित है। अतः जनता का पूर्ण विश्वास है। चूँकि हमारे देश में सरकार की जो नीतियां हैं वो पूर्ण रूप से समाजवादी समाज की स्थापना पर निर्भर करती है, जन कल्याण के लिए कार्य करती है सरकार,
पूर्ण रोजगार के लिए प्रतिबद्ध है, आर्थिक विकास की ओर देश को अग्रसर करने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही देश में सरकार ये चाहती है कि कीमतों में लगातार स्थायित्व बना रहे, बहुत ज़्यादा उनमें उतार चढ़ाव ना हो। तो इस प्रकार से जब ये देश की अर्थव्यवस्था की जो नीतियां हैं संचालित होती है तो जनता का विश्वास सरकार में पूर्ण रूप से बना रहता है, और ये जन विश्वास का ही परिणाम है कि मौद्रिक प्रणाली हमारी सुचारू रूप से संचालित हो पाई है। तो भारत की मौद्रिक प्रणाली में जन विश्वास का एक गुण, एक विशेषता पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं कुशल प्रबंध। अगली विशेषता है भारतीय मुद्रा प्रणाली का प्रबंध पूर्ण रूप से केंद्रीय बैंक के हाथ में होने से मौद्रिक व्यवस्था में पर्याप्त कुशलता है। देश की मौद्रिक व्यवस्था चूंकि एक ही बैंक के हाथ में है, देश के केंद्रीय बैंक के हाथ में, इसलिए मुद्रा के चलन में समानता, एक रूपता पाई जाती है। इसीलिए उसका संचालन कुशलतापूर्वक किया जा रहा है, मैनेजमेंट कुशलतापूर्वक किया जा रहा है। तो इस प्रकार से केंद्रीय बैंक के हाथ में होने से, संपूर्ण प्रबंध व्यवस्था केंद्रीय बैंक के हाथ में होने से मौद्रिक व्यवस्था पर्याप्त कुशलतापूर्ण है। नेक्स्ट विशेषता देखते हैं सरलता। मौद्रिक व्यवस्था में सरलता है क्योंकि सभी लोगों के लिए इसे समझना सरल है। हमारे देश की मौद्रिक व्यवस्था बहुत सरल है, आसानी से समझी जा सकती है, प्रत्येक व्यक्ति इसे आसानी से समझ सकता है। तो मौद्रिक व्यवस्था में सरलता का गुण भी विद्यमान है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, अगले हम देखते हैं वर्तमान चलन पद्धति के दोष, अवगुण या कमियां। जहां कुछ विशेषताएं पाई जाती है, कुछ गुण उपलब्ध हैं करेंसी व्यवस्था में, वहीं इसमें कुछ दोष, कुछ अवगुण या कुछ कमियां भी रह गई हैं, जिनके बारे में हम बात करते हैं। तो आइए देखते हैं देश की वर्तमान चलन पद्धति में कौन कौन से दोष, अवगुण या कमियां रह गई हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट कमी हम देखते हैं सदैव मुद्रास्फीति का भय। देखिए, मुद्रास्फीति का मतलब है कीमतों में लगातार तेजी का होना, मुद्रा की मात्रा, मुद्रा की पूर्ति में लगातार वृद्धि का होना। यहाँ पर ये बात ध्यान देने योग्य है कि चूंकि देश में मुद्रा का जो निर्गमन है न्यूनतम कोष पद्धति के आधार पर किया जाता है, जिसके अंतर्गत 200 करोड़ रुपए के कोष रखना अनिवार्य है, और 200 करोड़ रुपए के कोष एक बार रखने के पश्चात कितनी भी मात्रा में मुद्रा का निर्गमन किया जा सकता है। तो इस आधार पर जब सरकार को एक बार कोष रखने हैं और उसके बाद कितनी भी मात्रा में मुद्रा का निर्गमन किया जाएगा, तो देश में मुद्रास्फीति का लगातार भय बना रहता है। सरकार को जब भी आवश्यकता है वो लगातार नई मुद्रा का निर्गमन करती है और अपने खर्चों की पूर्ति कर लेती है। इसका प्रभाव ये होता है कि देश में कीमतों में लगातार वृद्धि हम देख रहे हैं, लगातार कीमतों में वृद्धि की सिचुएशन पाई गई है। यहाँ पर हम देखते हैं सदैव मुद्रास्फीति का भय। अधिक नोटों का निर्गमन करने पर अतिरिक्त धात्विक कोष रखने की अनिवार्यता ना होने से सरकार द्वारा आवश्यकता अनुसार नोटों का निर्गमन किया जाता है। परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में सदैव मुद्रास्फीति का भय बना रहता है। तो यहाँ पर चूंकि सरकार को कोष रखने की अनिवार्यता नहीं है, तो वो आवश्यकता अनुसार कभी भी मुद्रा का निर्गमन कर लेती है। यदि इसके पीछे धात्विक कोष रखने की अनिवार्यता होती तो सरकार को पहले धात्विक कोषों की व्यवस्था करनी होती और उसके पश्चात मुद्रा का निर्गमन करना पड़ता, लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं होने से देश में मुद्रास्फीति का भय लगातार बना हुआ है। ये इसकी सबसे बड़ा ड्रॉबैक, सबसे बड़ी इसका हम दोष कह सकते हैं। भारतीय मुद्रा व्यवस्था का ये सबसे बड़ा दोष कहा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं जन विश्वास में कमी। चूँकि हमारे देश की जो पत्र मुद्रा निर्गमित की जाती है वो अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा है, उसके पीछे किसी प्रकार के धात्विक कोष नहीं रखे जाते 200 करोड़ के अलावा, तो उसमें जनता का विश्वास नहीं है। साथ ही हम देखते हैं जन विश्वास की कमी किस कारण से है। पत्र मुद्रा की अपरिवर्तनीयता तथा विदेशी विनिमय दर में उतार चढ़ाव और अस्थिरता के कारण जन विश्वास में कमी की संभावना बनी रहती है। चूँकि देश में पत्र मुद्रा अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा है, देश में विनिमय दरों में लगातार उतार चढ़ाव की स्थिति पाई जाती है, विनिमय दरें अस्थिर बनी रहती है, इसीलिए जनता का विश्वास कम है। यहाँ पर ये सबसे बड़ी हमारे देश की मुद्रा व्यवस्था के हम ड्रॉबैक बता सकते हैं इसको। नेक्स्ट देखिए विनिमय दरों में अस्थिरता। भारतीय रुपए की विदेशी विनिमय दर को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में
स्वतंत्र छोड़ दिया गया है। अतः उन मुद्राओं के मूल्य में उतार चढ़ाव भारतीय मुद्रा की विनिमय दर को प्रभावित कर अस्थिर बनाते हैं। हमारे देश में जो विनिमय दर निर्धारित की जाती है, विनिमय दर का मतलब है एक देश की करेंसी दूसरे देश की करेंसी में किस प्रकार से बदली जाती है, किस दर पर बदली जाती है, वही दर विनिमय दर कहलाती है। तो यहाँ पर ये जो विनिमय दर का निर्धारण है, हमारे देश की सरकार द्वारा इसे स्वतंत्र छोड़ दिया गया है विदेशी बाजार के अंतर्गत। तो यहाँ पर ये स्वतंत्र छोड़ने का जो प्रभाव पड़ा है वो ये मुद्रा के मूल्यों में लगातार उतार चढ़ाव के रूप में हमें देखने को मिलता है, क्योंकि विदेशी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब विनिमय दरों में चेंज होता है तो हमारे देश की मुद्रा व्यवस्था उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहती है। तो विनिमय दरों में अस्थिरता लगातार देश में बनी हुई रहती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हीनार्थ प्रबंधन की प्रवृत्ति को बढ़ावा। हीनार्थ प्रबंधन क्या होता है? देखिए, पहले हीनार्थ प्रबंधन को समझ लेते हैं। इसको बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। इकोनॉमिक्स की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। हीनार्थ प्रबंधन क्या है? यहाँ पर हीनार्थ प्रबंधन से तात्पर्य होता है, चूँकि देश की सरकार लोक कल्याणकारी सरकार है, लोक कल्याणकारी कार्य करती है, तो जब उसके द्वारा जन कल्याण के लिए बजट बनाया जाता है तो उसके व्यय उसकी आय से अधिक होते हैं। अर्थात जब सरकारी व्यय सरकार की आय से अधिक होते हैं तो बजट घाटे के रूप में हमें परिणाम मिलता है, और इस बजट घाटे की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा नई मुद्रा का निर्गमन किया जाता है, जिसे हीनार्थ प्रबंधन कहा जाता है। तो यहाँ पर ये हीनार्थ प्रबंधन का मतलब मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर नोट निर्गमन की लोचदार व्यवस्था के कारण सरकार द्वारा बजट घाटे की पूर्ति के लिए हीनार्थ प्रबंधन को बढ़ावा मिलता है। हमारे देश में चूँकि हमारे देश की सरकार लोक कल्याणकारी सरकार है, जन कल्याण के लिए कार्य करती है, जन कल्याण उसका मुख्य उद्देश्य है, इसलिए देखा जाता है कि सरकार के द्वारा जो भी विकास कार्य किए जाते हैं उसमें सरकारी व्यय अधिक हैं और सरकारी आय कम है। इस बजट घाटे की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा हीनार्थ प्रबंधन का सहारा लगातार लिया गया है, जिसके अंतर्गत सरकार द्वारा नई मुद्रा का निर्गमन तुरंत कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से हीनार्थ प्रबंधन की प्रवृत्ति को पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ावा मिला है। तो इस प्रकार से ये भारतीय मुद्रा व्यवस्था प्रणाली की एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हम इसे कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि भारतीय मौद्रिक प्रणाली वर्तमान में किन विशेषताओं से परिपूर्ण है तथा उसमें जो कुछ कमियां हैं वो कौन कौन सी कमियां हैं। तो आशा करती हूँ आपको कुछ समझ में आया होगा टॉपिक में से संबंधित। इसके अलावा भी यदि आपको टॉपिक से संबंधित किसी प्रकार की भी कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार की अन्य कोई जानकारी चाहिए तो आप दिए गए पते पर नवाचार और कौशल विकास कार्यक्रम से संबंधित जानकारी आप इस पते पर प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञानदूत से संबंधित जानकारी यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हुए, आज का टॉपिक समाप्त करते हुए, थैंक यू वेरी मच।